भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पे विराजमान और आप सब जो अपना कीमती समय निकाल के आए, आप सबों का, बड़े बुजुर्ग, मेरे युवा साथी, माताएं बहनें, मातृशक्ति, आप सबों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक छोटी सी कॉल पर यहाँ पर आए, छोटे से नोटिस पर, और इतनी देर से इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं आपका, जब भी मैं यहाँ आया हूँ, मुझे इसी तरीके का प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है। और मैं सबसे पहले अपनी बात कहने से पहले ही कहना चाहता हूँ कि मैं आपके बीच में नेता या सांसद के रूप में नहीं आया हूँ, मैं आपके बीच में एक भाई और बेटे के हिसाब से आया हूँ, उसी नाते से आया हूँ। मैं सबसे पहले डॉक्टर जयपाल शर्मा जी, हमारे महंत से स्वदेश जी, इनसे अभी आशीर्वाद लेने का मौका मिला मुझे, दयानंद कौशिक जी, संत सुरेंद्र जी, हमारे महासचिव, प्रधान नरेश गौड़ जी, कुलदीप शर्मा जी, प्रमोद कौशिक जी, कपिल कौशिक जी, कुलदीप भारद्वाज जी, नरेश वत्स जी, भगवान शर्मा जी, सतीश कौशिक जी, संजय अत्री जी, पंडित दयानंद कौशिक जी, पंडित कृष्णदत्त जी, पंडित राजेंद्र सरपंच जी, राम कुमार कौशिक जी, श्री राजीव अत्री जी, श्री कुलदीप भारद्वाज जी, श्री भगवान कौशिक जी, श्री राजेश कौशिक जी, श्री शमशेर सिंह जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री मुकेश वशिष्ठ जी, नरेंद्र वत्स जी, श्री राजेंद्र भारद्वाज जी, राहुल वशिष्ठ जी, राजेश कुमार जी, श्री श्री मोनू अत्री जी, और नरेश शर्मा जी, श्री रविंद्र कौशिक जी, और किसी का अगर नाम रह गया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखूँगा, लेकिन बात महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे निवेदन करूँगा कि जिस उपलक्ष्य में मैं आपके बीच में आया हूँ, उसको सफल बनाने के लिए जो आपका सानिध्य चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए, उसकी ज़रूरत है। और क्यों मांगने आया हूँ और क्यों है, ये आपको बताने आया हूँ। तो आने वाली 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पंचकूला में आयोजन किया जा रहा है, और इस कार्यक्रम का वही मकसद है, जिस तरीके से हमने पहले इसी श्रृंखला में 2 पहले कार्यक्रम किए हैं, करनाल में किए 2 बारी, और आप सबके आशीर्वाद के साथ और आप सबके प्यार और स्नेह के साथ बहुत ही अच्छे कार्यक्रम रहे। लेकिन कार्यक्रमों का उद्देश्य ये था कि जो भी समाज की विभिन्न मुद्दे हैं, जो भी समाज की युवा पीढ़ी के मुद्दे हैं, जो भी समाज को परेशान करने वाले या दिक्कत देने वाले मुद्दे हैं, उनको उचित पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखने का ये इस उद्देश्य के साथ ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और जब जब जो ऐसी बात आई, चाहे ईपीबीजी के जो बच्चे नहीं लग रहे थे, पिछली बार लगभग 350 से 400 बच्चों की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही थी, उनका बीड़ा उठाने का काम किया। उससे पहले जब फरावर के ज़मीन का मुद्दा चल रहा था, तो उस मुद्दे को सिर्फ सरकार से बात करके ठीक कराने का मुद्दा नहीं था, लेकिन उस मुद्दे के साथ साथ एक सुचारू रूप से व्यवस्था बनाने का मुद्दा भी था, कि ताकि ऐसी परिस्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो सके। जैसे प्रिंसिपल साहब ने आपको अवगत कराया कि बाबूजी ने यही कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाइए कि अगले 33 साल क्या, अगले 66 साल क्या, कभी भी ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो कि आपकी ज़मीन कोई सरकार छीन सके आपसे, क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए। तो ये सोच है, हमें इस सोच से व्यवस्थित तरीके से, व्यवस्थित सोच के साथ आगे बढ़ना है कि क्या दिक्कतें हैं, क्या कमी रह गई, कहाँ पर हमसे चूक हो गई, और वो चूक दोबारा ना हो, ताकि हमें उन दिक्कतों और समस्याओं का सामना ना करना पड़े। मेरे कई युवा साथी हैं, गर्मजोशी में बहुत सी बात बोल जाते हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि पंडित विनोद शर्मा जी ने अपने जीवन के अंदर, सार्वजनिक जीवन के अंदर
हमेशा समाज के प्रति काम करने का प्रयास किया है और कभी पद की दरकार नहीं की। चाहे बाबूजी एमएलए थे, वो जो सबसे बड़ा परिवर्तन लेके आए, एक एमएलए होने के नाते ही लेके आए, लेकिन लोगों का प्यार और विश्वास आपका था, उससे उन्होंने ताकत ली और उसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने, चाहे ईपीपीजी के कानून की बात करूं, धोली के मालिकाना हक की बात करूं, या फिर अन्य कोई विषय रहा हो जहां पर जो वंचित रह जाते हैं समाज के लोग, उनकी बात करने, उनको उनका हक दिलाने की बात करने की हो। मुझे याद है जब ईपीपीजी का कानून पारित हो गया था, तब भी उसके बाद आवेदन नहीं आ रहे थे, तो बाबूजी ने 450 कार्यक्रम किए पूरे राज्य के अंदर, सिर्फ इसलिए ताकि लोग अवगत हो सकें कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, उनका मौलिक अधिकार क्या है, उनके पास ये जानकारी हो और उस जानकारी के हेतु वो एप्लीकेशन डाल सके ताकि उन बच्चों को नौकरियां मिल सके। सिर्फ उस उद्देश्य से वो गांव-गांव घूमे थे, ज़िले-ज़िले गए थे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये 27 तारीख का जो कार्यक्रम है, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये जयपाल शर्मा जी का कार्यक्रम नहीं है, नरेश भारद्वाज जी का नहीं है, नरेंद्र भाई का नहीं है, प्रमोद कौशिक जी का नहीं है, यहाँ बैठे जितने महानुभाव हैं, सतीश जी का नहीं है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये पूरे समाज का है। और समाज के साथ साथ समाज की समरसता बनाने के लिए 36 बिरादरी का भी है, क्योंकि भगवान परशुराम जी सिर्फ किसी एक समाज के नहीं है, भगवान किसी एक समाज की, एक बिरादरी के नहीं होते, 36 बिरादरी के होते हैं। और भगवान ऐसे कि जिनका वर्णन हर युग में किया जाता है। क्यों किया जाता है, कभी सोचा है आपने, क्यों भगवान परशुराम जी का वर्णन हर युग में होता है? इसलिए होता है क्योंकि हर युग में अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है, और अच्छाई की जीत और बुराई की लड़ाई के पुरोधा हैं भगवान परशुराम जी, और उनके जो जीवन का सार है, जो उनकी जीवन की शिक्षा है, उसका हम लोगों को अनुसरण करते हुए उसको बढ़ाना है, ताकि सिर्फ हमारे समाज में नहीं पर 36 बिरादरी में भगवान परशुराम जी की जो अहमियत है, जो उनकी शिक्षा है, जो उसका महत्व है, वो लोगों तक पहुंच सके और अगली पीढ़ी तक पहुंच सके। तो हम इस जन्मोत्सव को हर्ष और उल्लास से इसलिए मनाते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे बहुत से भाई कभी कभी इसको जयंती बोल जाते हैं, ये भगवान परशुराम जी की जयंती नहीं, उनका जन्मोत्सव है, तो कृपया करके उनको जन्मोत्सव की ही संज्ञा दे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जन्मोत्सव हमारे लिए हर्ष और उल्लास का तो दिन है ही, जब हम धूमधाम से एक कार्यक्रम मनाते हैं और पूरे प्रदेश के कोने कोने से हमारे सारे भाई बहन, माताएं, बुजुर्ग, युवा साथी सब आते हैं। लेकिन इसका एक और महत्व है, इसका महत्व है कि हम अपनी बात उचित जगह, उचित पटल पर, सही समय पर, सही जगह रख सकें। और जैसे हमने पैसे भी रखने का काम किया है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पहले भी हमारी बात मानने का काम किया, आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात मानेंगे। क्योंकि मैं इसी मंच से भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, श्री नैब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने भी, और भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के शेष नेतृत्व ने इस बार इतिहास रचने का काम किया। क्या इतिहास रचा कि आज तक के सबसे अधिकांश टिकटें देने का काम किया ब्राह्मण समाज को। और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, आपका वंदन अभिनंदन करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हरियाणा के इतिहास में सबसे ज़्यादा समाज के विधायक जिता के चंडीगढ़ भेजने का काम किया। तो मैं बस इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि एक लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति को हक है अपनी आवाज़ रखने का, अपनी बात रखने का, लेकिन हम अपनी बात उचित तरीके से उचित पटल पे रखें, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि इस कार्यक्रम का संयोजक मैं नहीं हूं, इस कार्यक्रम का संयोजक यहाँ बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक बुजुर्ग है, प्रत्येक माता है, प्रत्येक युवा भाई है। जब अगर आप ये मान लेंगे कि आप संयोजक है, तो यहीं पर आप हर एक बैठा हुआ व्यक्ति अपने आप में एक ताकत बन जाएगा। और हमें अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए एका लाने की ज़रूरत है, ताकि हम एकत्रित होकर, संगठित होकर, सक्षम तरीके से, सशक्त तरीके से अपनी बात रख सकें जहां पर हमें अपनी बात रखनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस
बार जो भी हमारे मुद्दे होंगे, जो भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे अपने मुद्दे रखने का काम करेंगे, मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं प्रिंसिपल साहब कि उसके अंदर जो एक मुख्य बिंदु होगा, वो जो फरावर की ज़मीन का हमने ली है उसके साथ आगे क्या करना है, उसको दिशा और दशा देने का काम करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूँ, क्योंकि हमने अपनी सोच को एक मिनट पहले मैं सर जी अपनी बात कहूँ, फिर उसके बाद बात करूँ। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, व्यवस्थित होने का क्या मतलब है, क्या मायना है, उसकी ज़रूरत है। और मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि बाबूजी ने जब पिछली बार यहाँ आए थे तो उन्होंने एक बात कही थी, अभी 2 दिन पहले जब उन्होंने एक मीटिंग कॉल की, उन्होंने एक और बात कही कि हम लोग खुद भी सक्षम हैं, हम सरकार से उचित जो मदद होगी वो 1 मिनट 2 मिनट देना, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ, मेरे पास वक्त को काम करो। तो मैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि इसका एक बहुत ही आने वाली 27 तारीख को भी महत्व रहेगा। तो बाबूजी ने कहा और सही कहा कि जब हमें जो सरकार से मदद लेनी है, जो सरकार के मुद्दे हैं उनके सामने रखेंगे और सरकार मदद करेगी, पूर्ण रूप से विश्वास है, भरोसा है, कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन समाज के होने के नाते, हिस्सा होने के नाते हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, हमारा भी कुछ दायित्व बनता है, हमें भी वो जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए और दायित्व को निभाना चाहिए। एक बहुत अच्छा सुझाव दिया बाबूजी ने, उन्होंने कहा कि आप कि कितने मेंबर हैं संस्था के, तो शायद प्रिंसिपल साहब ने कहा 76,000 मेंबर, 76,000 मेंबर है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप मेंबरशिप बढ़ाइए ताकि आपके संस्थान के अंदर 50-100 करोड़ रुपए आप इकट्ठे कर सकें। आपके संस्थान के पास पैसे होंगे, अगर 5,000 रुपये भी प्रत्येक व्यक्ति देता है संस्थान को मेंबर बनने के लिए, और आपने 1 लाख मेंबर बनाए, तो उसी में आपके 50 करोड़ रुपये इकट्ठे हो गए। तो जब हम दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ भी आती हैं, हमें इस बात का एहसास होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं कि हमें समाज के अंदर भी जागरूकता लाने की ज़रूरत है कि वो दिन चले गए जब हम अपनी सोच को ये व्यवस्थित करते थे कि भाई ब्राह्मण समाज तो गरीब है। ब्राह्मण समाज हमेशा से ज्ञान के मामले में अमीर था, है और रहेगा, और चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, आध्यात्मिक विज्ञान हो या किसी भी प्रकार का विज्ञान हो। तो मैं मानता हूँ कि ज्ञान के लिए ब्राह्मण समाज का एक विशेष स्थान है, और वो विशेष स्थान हमारे गौड़ संस्थान के पास भी है और उसको मिलना चाहिए। हम सबको प्रयासरत रहकर इस संस्थान को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का काम करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए हम ऐसी व्यवस्था बना सके कि वो इस संस्थान द्वारा उनको लगे कि हमारे समाज ने हमारे लिए कुछ किया है, और समाज के अंदर जो वंचित हैं, जो गरीब लोग हैं, और उसी द्वारा, मैं सिर्फ इतना समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 36 बिरादरी की बात कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सिर्फ समाज के ही बच्चे पढ़ते हैं आपके संस्थान में? 36 बिरादरी के पढ़ते हैं। तो जो काम समाज करेगा उसका फ़ायदा 36 बिरादरी को मिलेगा आने वाले समय में। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज ने हमेशा से अपनी भूमिका को बहुत ही सजग तरीके से निभाने का काम किया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आप आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, आप देश के नवनिर्माण की गाथा देख लीजिए, हमेशा से ब्राह्मण समाज ने अग्रसर होकर उसमें अपना योगदान देने का काम किया है। और मैं आपको ये बात आश्वस्त करके जाता हूँ आज कि जिस मंशा से हमारे पूर्वजों ने और पुरखों ने गौड़ संस्थान का यहाँ पर गठन किया था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली 27 तारीख की मीटिंग के बाद हम उसको कार्यान्वित करने में सफल होंगे। ऐसी योजनाओं के तहत जहाँ पर हम एक रोड मैप के तहत कुछ ऐसी काम कर पाएँ जिसका आने वाली पीढ़ियों को फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय हरियाणा, जय भारत।